अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप है अपने क्लब क्लासेस के YouTube चैनल पे और मैं हूं आनंद कुमार भारती। तो आज से हम लोग सीखना शुरू करेंगे 11th की बायोलॉजी। और बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट क्या है? वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पर देखो, उसको समझने और जानने से पहले है ना, आज आपको जानना चाहिए क्या? बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अब पूछोगे क्यों? देखो, पहली बात तो ये है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, जिस पे आप काम करने वाले हैं, 2 साल आपको देने पड़ेंगे, तो उसके बारे में पहले आपको इंट्रोड्यूस तो होना ही चाहिए। या बोलो सीधा दौड़ पड़े उसके बिना जाने समझे पीछे पीछे दौड़ पड़े, 2 साल पढ़ लो, उसके बाद में बोले बेकार यार क्या ले लिया मैंने सब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। और दूसरी बात ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और रिजल्ट अभी आए नहीं अभी तक, तो एडमिशन भी नहीं हुए हैं। पर आपने सब्जेक्ट मन में तो डिसाइड कर ही लिया होगा और कॉन्फिडेंट भी है, या हो सकता है नहीं है, या डिसाइड ही नहीं किया अब तक। तो चलो कोई बात नहीं। या कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मार्क्स आने देते हैं पहले, फिर देखते हैं मम्मी पापा कहीं बाहर भेज दें, कहीं रहते हैं, अच्छा आया तो साइंस लेंगे, खराब आया तो कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। ऐसा भी होता है, कंफ्यूजन है, कुछ को कंफ्यूजन है कि बायो ले कि ना ले। देखो, बात कोई भी हो, आप ये सब कर पाओगे तभी ना जब आप जानोगे। और वही मैं बस आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या जरूरी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, बायो लेना है कि नहीं लेना है, कम से कम ये तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है? अगर स्किप किया तो क्या होगा, फिर सब्जेक्ट भी स्किप हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि किसी को सब्जेक्ट देखकर नहीं लेना है। मतलब क्या? पड़ोसी ने लिया तो हमने भी ले लिया, दोस्त ने लिया तो हम भी ले लेंगे, साथ में पढ़ेंगे नहीं। देखो, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वाला आपके बदले, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही अपना एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरी बात ध्यान में रख लो कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आपको चूज कर रहा है। कैसे? देखो, कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि साइंस मैथ में डर लग रहा है तो कॉमर्स साथ ले लेंगे, कुछ को बायो से डर लग रहा है तो मैथ ले लेंगे, कुछ को मैथ से डर लग रहा है तो बायो ले लेंगे, और कुछ को तो कहो ना कि सब चीज से डर लगता है, पर लोग सब बोलते हैं कि साइंस लेना ही पड़ेगा, तो क्या कहते हैं, मैथ बायो में से कुछ भी ले लेते हैं, जो मतलब मिला वो ले लिए। भांति भांति के प्राणी बना देता है बच्चों ये सब सब्जेक्ट वगैरह 10th के बाद। तो कैसे हम इससे बचें, कैसे हम डिसाइड करें? देखो, यहाँ पे कोई भी एक बात ध्यान में रख लो कि कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट बहुत हल्का नहीं होता है। कुछ अच्छा करना है किसी फील्ड में, अगर आपको अच्छा करना है ना, अचीवमेंट हासिल करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पड़ोस के नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पड़ोस के मिल जाए। अगर वैसी बात है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। कॉमर्स या आर्ट्स भी उतने मतलब ऐसे नहीं कि वो हार्ड नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हार्ड जितना बायो और मैथ है। अगर आप उस फील्ड में भी अच्छा करना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बराबर हैं। ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? आपको सब सब्जेक्ट के बारे में जानना तो होगा ना, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। पहले जान तो लो, पहले किसमें क्या है, कौन कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या है उसका, नहीं स्कोप्स क्या है। फिर देखो खुद में कि आप किस चीज में क्या इंटरेस्ट है आपको, आप क्या कर सकते हो। नहीं, खुद से पूछो, उसके बाद पूछ पाओगे ना, तभी जवाब मिलेगा ना। या पहले ही खुद से पूछ पाओगे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या बिना बिना जाने समझे आप भेड़ बकरी की तरह बस दौड़ने लगोगे कि बस फॉलो करना है किसी को, भैया ने वो किया तो हम भी वो कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए, कम से कम आज बायो के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके बाद हम ये सब चीज डिसाइड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कंटेंट बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसका? सर का? क्या इंट्रोडक्शन? नहीं, सर का इंट्रोडक्शन नहीं, साइंस का इंट्रोडक्शन। आप कहोगे साइंस का इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, उसकी शाखा है वो, तो उसको जानना ही होगा आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या? उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर क्या रिलेशंस के बारे में जानेंगे, बायोलॉजी के रिलेशन दूसरे अदर साइंसेस के साथ क्या है, किस पर डिपेंडेंट है, क्या दूसरे साइंस के बिना तो वो अधूरा ही रहेगा ना, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और क्या स्कोप क्या है, आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो क्या क्या कर सकते हो, किस किस फील्ड में बायो वर्क कर रहा है, और इसमें जब काम होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम होता है, रिसर्च लेवल किस तरह से होते हैं उसके बारे में, और इसके वेरियस ब्रांचेज, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या प्रोफेशन है, क्या क्या कर सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि वो जानना तो जरूरी है ना, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं कि क्या है विज्ञान। द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नोन। मतलब साइंस जो वर्ड है वो किस चीज का, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जानना, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना। जिज्ञासा, मनुष्य और जिज्ञासा
दोनों की उत्पत्ति क्या हुई थी? साथ में हुई थी। मनुष्य ही वह ऐसा जीव है जो हर हमेशा किसी चीज को जानने की इच्छा रखता है। अब देखो और क्या है, साइंस इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है दैट इज यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट नेचर। प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम प्रश्न के रूप में लेते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से। या जो जवाब होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अर्थक्वेक का होना, फ्लड आना, मनुष्य का निर्माण, न्यूट्रिशन साइकिल, नहीं जितनी मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही है इंसानों के अंदर, सब कुछ हम लोग किस में जान पाए हैं ना, तो विज्ञान की मदद से जान पाए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या मैं कह रहा हूं? इसके बाद क्या है, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस क्या है? एक ऐसा नॉलेज, ज्ञान का भंडार है जो जो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण पे और एक्सपेरिमेंट पे। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स को लाने के लिए, उस पर डिपेंड ये करता है, उसका ज्ञान का भंडार है विज्ञान। चलिए तो अब पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। इसी को तो पढ़ने आए थे हम। क्या है ये जानते हैं, द साइंस ऑफ लाइफ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर। क्या है ये? तो जीवन का विज्ञान है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कैसा इंटरेक्शन है? जैसे देखो हम लोग प्लांट और एनिमल पे इंटरेक्ट करते हैं अपने भोजन के लिए, है कि नहीं? जैसे कोई इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेशन कराता है। वो करता है क्या है, पॉलिन ग्रेन को ले आता है एंथर से स्टिग्मा तक। तो प्लांट और उस इंसेक्ट के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ ना। हमारे और प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, जिनको हम खा रहे हैं, है ना। तो ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट कर रहे हैं हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। और क्या है इसमें, एज वेल एज विथ देयर फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नहीं ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रेशर हो गया। ये सारी चीजों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है। इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इन सबको मिला के कहेंगे हम। बायोलॉजी जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1802 में दिया गया था, 1802 में दिया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। तो बायोलॉजी शब्द किससे बना है? ये बायोस और लोगोस से बना है। बायोस का मतलब हो गया लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब टू स्टडी। तो मतलब ही वो यहाँ पर जीवन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जीवित प्राणियों के बारे में स्टडी करने वाले। और जीवित प्राणियों को जीवित बनाए रखने के लिए जो फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे बायोलॉजी होता क्या है। पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइंस। जो जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी है उसके दूसरे ब्रांच ऑफ साइंसेज, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के साथ उसके क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखो बहुत गहरा संबंध है, एकदम अटूट संबंध है। अटूट मतलब जो टूटे ना, ठीक है, लागी छूटे ना, तो ऐसा संबंध है। तो ये संबंध क्या है, देखो असल में फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी पे डिपेंडेंट है। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, वही हमारा पहला पॉइंट भी है, ऑल द डिसिप्लिन ऑफ साइंस आर इंटर रिलेटेड। सभी एक दूसरे से गठबंधन हो चुका है इसका, टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, चलो उसको जान लेते हैं, उसको ही जानेंगे इसमें हम लोग। द अप्रोचेज ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी हैज प्रेजेंटली बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी एंड मोर ब्रॉड बेस्ड देन बिफोर। देखो पहले की बायोलॉजी है ना और अभी की बायोलॉजी, पहले की बायोलॉजी क्या थी, जीवों तक सीमित थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म तक सीमित थी, हम उसमें डीप में नहीं जाते थे ना। अब क्या होने लगा, वो मॉलिक्यूल्स तक चली जा रही है। वो क्या हो रहा है, उसके बारे में हम नेचर पे भी स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पे भी स्टडी कर रहे हैं। हम पीएच को भी देख रहे हैं, हम प्रेशर को भी देख रहे हैं। तो सब कुछ को देखने के लिए हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेना होगा। अब ये ब्रॉड हो चुका है। तो देखो यही चीज है कि पहले की बायोलॉजी से आज का बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा मल्टीफंक्शनल है और बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है। तो उसमें दूसरे ब्रांचेस की जरूरत पड़ेगी। Today, a new name, life science, is often used in place of biology to cover its wide scope. अब देखो बायोलॉजी तो हो गया जीव विज्ञान, जीवों की स्टडी करते हो, नेचर की स्टडी करते हैं, तो ये तो ठीक ही है। अब उसकी उसकी जगह पे लाइफ साइंस यूज किया जा रहा है कि वाइड स्कोप जो है उसका, उसको कवर किया जा सके, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाए। तो वही कह रहा है, द स्टडी ऑफ लाइफ साइंस इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ अदर बेसिक साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, नहीं तो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर ले रहा है। अब देखो यहाँ पे बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को क्यों इंक्लूड कर रहा है ना। क्यों इंक्लूड कर रहा है, इसका जवाब ये है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो इसमें बहुत सारे जवाब होंगे जो आपको आएंगे। पहला जवाब क्या है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है ना, तो उसको जान लो। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। हमारे शरीर में कार्बन तो है ही, कार्बन कंपाउंड तो है ही, हमारे शरीर में वाटर भी है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है। कैल्शियम से बने हुए कंपाउंड है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हमारे शरीर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बने हुए होते हैं, जो क्या चीज से है, ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरह बाकी सभी फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म आयन इन वाटर एंड इन्फ्लुएंस लाइफ प्रोसेस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साल्ट है, वो क्या करता है, पानी में घुलकर आयंस देता है। और आपको पता है ना कि सोडियम पोटासियम चैनल क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल के, कोई भी चीज जो नर्व से जो इंपल्सेस जाते, कंडक्शन जो होता है, उसमें सोडियम पोटासियम का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम आयन होंगे, फास्फोरस फास्फोरस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आयंस के रूप में हमें शरीर में काम करती हैं और लाइफ प्रोसेस में भागीदार बनती हैं। तो वो जरूरी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलकर वो काम करता है। पानी भी तो खुद अपने आप में इनऑर्गेनिक ही है। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे रखनी होंगी जो दूसरे ब्रांच से कवर होंगी। और क्या है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन पीएच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है ब्लड जो है हमारा बफर होता है, मतलब उसका पीएच ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। और आपको बताना है कि ब्लड का पीएच क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ ब्लड का पीएच क्या है। ठीक है, गूगल नहीं करना है, बिना गूगल किए बताना है ब्लड का पीएच क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। तो देखो, ब्लड क्या है, बफर सॉल्यूशन है। उसमें आप नींबू खाओगे, खट्टा खाओगे, इमली खाओगे, ब्लड में जाएगा वो डाइजेस्ट होके, तो क्या ब्लड एसिडिक हो जाएगा? नहीं, एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, आप सोडा पी लोगे, बेस खा लोगे, तो क्या ब्लड बेसिक हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो अपने आप को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेता है, वो मेंटेन रखता है अपने पीएच को। तो यही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। और ये पीएच मेंटेनेंस भी वो करता है। अब क्या है कि इसके बाद मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा है ना। और उसके बाद डिफ्यूजन जो होता है, गैस का एक्सचेंजेशन, जैसे लंग्स से हमारे क्या होता है, एल्वेलियाई से जो कहा जाता है, ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाते हो। तो क्या है, डिफ्यूजन से होता है ना। तो ये सारी चीजें इंटेस्टाइन से चीजें जाती है, ऑस्मोसिस से जा रही है। तो वो सारी चीजें क्या है, वाटर का एक्सचेंजेशन जो होता है ऑस्मोसिस से हो रहा है। तो ये चाहे मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर जाना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से जो हो रहा है, ये दूसरे ब्रांचेस से कंट्रोल हो रहा है ना। बायोलॉजी तो इस चीज को नहीं बताएगा ना, बायोलॉजी में ये चीज डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये चीजें मूवमेंट है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 9th क्लास में, है ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, एनर्जी का ट्रांसफर होना, एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। सन से प्लांट उसको लेता है, फिर उसको क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और फिर ट्रांसफर होते जाता है। तो एनर्जी तो फिजिक्स में पढ़ना होता है, एनर्जी के बारे में, जूल के बारे में, हीट के बारे में। तो वो ट्रांसफर हो रहा है ना, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, बदल भी रहा, स्वरूप भी बदल, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बदल रहा है, बार बार उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पांचों चीजें बताती है। कुछ पॉइंट मैंने लिए, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्या है इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का दूसरे ब्रांच में, दूसरे ब्रांचों का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, आप इतना तो ये रिलेशन है दूसरे ब्रांचों का बायोलॉजी से। हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का स्कोप क्या है, तो स्कोप धीरे धीरे जानेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट करके क्या क्या स्कोप हो सकता है। देखो, अभी जो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, उसमें पहला स्कोप तो यही है कि बायोलॉजी इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ एज वेल एज आवर फ्यूचर। तो अभी आप देख ही रहे हो कि हमारा प्रेजेंट फ्यूचर सब डिस्टर्ब है ना, किसकी वजह से, एक वायरस की वजह से। और ये वायरस का स्टडी भी बायोलॉजी में ही आता है। तो बायोलॉजी हमारी डेली लाइफ को डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमारे फ्यूचर को भी करता है। देखो ना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या से क्या हो गई है। तो बायोलॉजी तो बहुत जरूरी है, वो हमारी डेली लाइफ को तो इन्फ्लुएंस करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो, जो आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन जो बनाया जाए, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वायरस पे अभी जो ये कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जा रही है, स्टडी किया जा चुका है। तो उसके आधार पे जब सेल की स्टडी करते हैं, किसी वायरस की स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की स्टडी, तभी तो उसका इलाज ढूंढा जाएगा ना, उसके लिए मेडिसिन बनाई जाएगी ना। तो जो मॉडर्न मेडिसिन का डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है, स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, सेल के फंक्शन को समझना। जब समझेंगे नहीं तो मॉडर्न मेडिसिन बना कैसे सकते हैं ना, बनेगा ही नहीं। बन सकता है क्या, नहीं। तो ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं, स्कोप ऑफ बायोलॉजी में आती हैं। और क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज एंड देयर रिलेशन विद मैन।
आर मच वैल्यू फॉर प्रिजर्वेशन एंड क्योर ऑफ मेनी डिजीज। हम क्या करते हैं, जो पीछे पीछे जो हमें जो बीमारियां हमें अफेक्ट की हुई है, जैसे भी देखो इन्फ्लुएंजा था, इससे पहले जो वायरसेज आए थे, उसके बेसिस पे भी हम दवा की खोज कर रहे हैं ना अभी। तो उसकी भी स्टडी करना बहुत, उसका स्टडी हमारे पास नहीं रहता तो अभी हम बहुत सारी दवाओं से जो जिनको ठीक कर पा रहे हैं, असल में कॉकटेल जो दवा का दे रहे हैं हम लोग मिला के बहुत सारी दवाओं को दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं? हम लोग सीधे तुक्का थोड़ी मार रहे हैं ना, डॉक्टर तुक्का नहीं मार रहे, वो क्या कर रहे हैं, तो पहले उसके जैसे सिमिलर वायरस पे काम करने वाले जो दवाएं हैं उनको दे दे के वो देख रहे हैं कि किस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, स्टडी कर रहे हैं उस चीज पे। तो उसको रिसर्च किया जा चुका, वो इफेक्टिव था किसी डिजीज पे, उसीलिए वो यूज किया जा रहा है। तो क्या है ना कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है जो हिस्ट्री में बीती है, जिससे उसका रिलेशन देखना पड़ता है ह्यूमन के साथ कि कैसा मैन के साथ था, उसके कैसे प्रिजर्वेशन और क्यूर किया सकता है फ्यूचर में। उन चीजों को इससे डील करना भी बायोलॉजी में ही आता है। और क्या है, वी कैन ऑल्सो डेवलप द स्किल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मेनी हेरिडिटरी डिजीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो बहुत सारी बीमारियां क्या होती है, अनुवांशिक होती है, वो माता पिता से पूर्वजों से बच्चों में आती है, जैसे कि अनीमिया, अनीमिया होगी, सिकल सेल अनीमिया। तो ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं जो हमें क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब आ, आपको कि जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पे होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो जेनेटिक होती है, जिसके बारे में स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, उसका इलाज ढूंढ सकते हैं कि उसको ठीक किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत सारी बीमारियों पे ऐसा वर्क किया भी गया है कि अगर हमें वक्त से पहले पता चल जाए, बच्चे के जन्म से पहले पता चल जाए, तो हम बहुत सी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं आज के टाइम में, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बावजूद भी। उसके बाद क्या है, विथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी साइंस, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आज हम क्या कर रहे हैं ना, देखो इंसान की आबादी तो बढ़ रही है, वो खाना तो चाहिए ही उनको, लेकिन क्या हो रहा है ना, जो लैंड लैंड एरिया है वो घट रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, पहले जितने अनाज एक एरिया में उगता था, कल्टीवेट होता था, आज में ज्यादा अनाज की जरूरत है। तो क्या होगा ना कि हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो वहां प्रोड्यूस है, वो क्या हो, ज्यादा पैदावार, क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा कल्टीवेशन कर सके उतने ही लैंड मास से। तो ऐसा कैसे किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के द्वारा। जिस बाली में पहले 2-4 फल लगते थे, 2-4 दाने लगते थे, आज उसमें 50-60 दाने लग रहे हैं। तो ये बढ़िया चीज है ना, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना चुके हैं बहुत सारे, जो क्या हो, सूखे में उग जाए, मतलब बाढ़ आने पे ज्यादा बारिश को भी डिसिस्ट कर सके, कीड़े से बचा सके। नहीं तो इन सबको डेवलप करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हमारे पेट भरने के लिए, हमारी आबादी का पेट भरने के लिए ये सारी चीजें करनी होती हैं, जो बायोलॉजी ही पूरा करता है। बायोलॉजी पेट भरता है हमारा, हमें जिंदा रखता है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नेचर। कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, नहीं हमारा इंटरेक्शन कैसा है, तो वो सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। चाहे वो फॉरेस्ट के साथ हो, चाहे पॉल्यूशन को लेकर ले लो आप, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि देखो अगर हमारा जो इंटरेक्शन होगा खराब होगा, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी तो इकोसिस्टम भी अनबैलेंस्ड हो सकता है। इट हेल्प ह्यूमन टू एक्सेस देयर पोजीशन इन लिविंग वर्ल्ड एज अ पार्ट ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। इससे हम अपने पोजीशन को धरती पर बनाए रख सकते हैं और हम भी सुरक्षित रहेंगे। अगर हम अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, इकोसिस्टम को मेंटेन रखें, तो हम भी बने रहेंगे। अगर इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देख लो, ये सारी चीजें, यही तो चीजें हैं जो इफेक्ट हम कर रहे हैं। नहीं तो और क्या है इसमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प पीपुल बिकम अवेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। हम क्या करते हैं, अपनी संरचनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और क्या है कि जैसे एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर का आप स्टडी करते हैं, जैसे कि हार्ट कैसा है, उसके सेल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें जो स्टडी करते हैं एनाटॉमी में आ गया। कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, तो ये सारा एनाटॉमी आ गया। लेकिन वो फंक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ अगर फंक्शन भी आप पढ़ते हैं तो क्या होगा, फिजियोलॉजी हो जाता है। तो ये क्या है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इससे हम क्या कर पाए, ह्यूमन बॉडी के बारे में अवेयर हो पाए, वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, उसका इलाज कैसे होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और ये सब सब चीजें मिला के क्या होती है, स्कोप ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारी है, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी बस इंक्लूड किए हैं, जितना मैं कर सकता था इस वीडियो में। तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कोप है, बस इतना ही नहीं है, ये मत समझिए कि इतना ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड।
सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं, साइंस के किसी भी ब्रांच में अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो आपको चरणबद्ध स्टेप वाइज की चीज को करना होगा। ऐसा नहीं कि सो उठ के आके कोई थ्योरी दे देंगे और सारे लोग उसको फॉलो करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या स्टेप्स है उसके बारे में जानना होगा। मैकेनिज्म असल में समझ रहे हैं कि साइंस किस तरह से वर्क करता है, कोई थ्योरी दी गई है तो किस तरह से आई होगी। तो ये 4 फेजेज में चलता है ब्रॉडली अगर हम बात करें तो। पहला क्या है ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा क्या है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, चौथा क्या है डेवलपिंग थ्योरी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, देखो ये सबसे सिंपल होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी चीज को नोटिस करना। हर चीज को जब आप कोई काम कर रहे हो तो साइंटिस्ट वाला दिमाग वही होता है जो किसी चीज को नोटिस करे, रिकॉर्ड करे नहीं, और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करे। तो आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और क्वेश्चन पूछना होगा। एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जो क्लियर आइडिया रखे कि उसको क्या चीज ऑब्जर्व करना है और क्या चीज इग्नोर करना है। नहीं, वो सब कुछ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, सारे डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकता है। असल में उसे क्या ऑब्जर्व करना और क्या इग्नोर करना है वही चीज डिसाइड करती है ऑब्जर्वेशन। सब कुछ को उसने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब वो एक सीमित डाटा को रखेगा। और वो कैसे डिसाइड करेगा, उस क्वेश्चंस आएंगे उसके माइंड में, चीजों को देखकर क्या होंगे, वो होंगे व्हाट, व्हाई, हाउ। ये चीजों को कर वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और वैसे भी सभी डाटा को एक साथ कलेक्ट करना पॉसिबल है और ना ये कोई बुद्धिमत्ता होगी, मतलब वाइजली डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट चीजों को, डाटा को रिकॉर्ड करके रखेगा। क्यों, क्योंकि वो भविष्य में काम आ सकते हैं। तो प्रिजर्व करके रखता है फ्यूचर के क्वेश्चन को देने के लिए। ये चीजें क्या कहलाती हैं, ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके आधार पे उसके डिसाइड करेंगे आप, कुछ हाइपोथेसिस देंगे। क्या हाइपोथेसिस देंगे, मान लो कि आप एक आप रूम में खड़े हो, रूम क्या हो जाता है, अंधेरा होता है। आपने ऑब्जर्व किया कि रूम डार्क हो गया। तो रूम डार्क होने के बाद आप क्या करोगे, आप क्या हाइपोथेसिस दे सकते हो, आप कह सकते हो कि या तो स्विच ऑफ हो गया होगा, या आप क्या कह सकते हो बल्ब फ्यूज हो गई होगी, या आप क्या कह सकते हो कि आप ही अंधे हो गए होगे। ऐसा है ना। तो हाइपोथेसिस क्या है, लॉजिकल बातों पे होता है। आप नहीं कह सकते हो कि भाई धरती फट गया होगा या कुछ भी। तो अलग बलग आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे क्या आपको एक हाइपोथेसिस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ देना होता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकती है। जो भी आप गेस कर रहे हैं, जो भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसे एक बेस आधार होना चाहिए, है ना। तो हाइपोथेसिस वो होगा तो क्या हो, सबसे सिंपल हो, सबसे सिंपल, समझना आसान हो, और चीजों का आधार उसका क्या हो, मजबूत हो। और ऐसा नहीं कि जो हाइपोथेसिस दिया गया है वो सही होगा। हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में जाना होगा। अच्छा, हाइपोथेसिस में जितने डाटा है सबको कलेक्ट रखना होगा, तभी तो हम टेस्ट कर पाएंगे ना कि डाटा सही है या गलत है। तो क्या है, थर्ड स्टेप में जाना होगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। साइंटिस्ट इसको जनरली कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए करते हैं। वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस के लिए, एक या एक से ज्यादा हाइपोथेसिस के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। ठीक है, और कंफर्म करते हैं और एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। ठीक है, वो किसके आधार पर करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के आधार पे करेंगे। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो अनलाइकली हाइपोथेसिस होते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करते, उनको हटा दिए जाते हैं, और जो मोस्ट लाइकली वन होते हैं उनको रख लिए जाते हैं। अगर पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की बात करूं, जो पिछला हाइपोथेसिस जिस बेसिस पे मैंने दिया था कि रूम अंधेरा हो गया था, नहीं, तो रूम अंधेरा हो गया तो मैंने क्या क्या कहा था कि हो सकता है कि स्विच ऑफ हो, और क्या हो सकता है, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो सकता है कि मैं ही अंधा हो गया हूं। तो हम जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि स्विच दे देंगे। तो स्विच का देना, असल में हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्विच हमने दिया और लाइट नहीं आई, इसका मतलब क्या है, जो पहला हाइपोथेसिस जो हमने सोचा था, जो प्रिडिक्ट किया था कि स्विच खराब हो सकता है, वो गलत हो गया है ना। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद एक रिजल्ट यहाँ पे निकला है कि पहला हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया, कि स्विच तो खराब नहीं है, क्योंकि स्विच मैंने दिया है और बल्ब नहीं जला, तो मतलब स्विच खराब होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, पहला हाइपोथेसिस गलत होने का ये मतलब नहीं कि बाकी के बचे हुए दो हाइपोथेसिस सही हो जाएंगे। अभी उसको टेस्ट करना बाकी है। जब तक उसको टेस्ट नहीं किया, सॉर्ट तो हमने कर लिया कि सॉर्ट आउट कर लिया कि अब दो बचे, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि बाकी बचे हुए हाइपोथेसिस क्या होंगे, सही हैं। बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। जनरली बायोलॉजी में क्या होता है ना, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पैरेलली चलाते हैं, सभी को एक साथ चलाते हैं। जैसे मान लो कि उनको प्लांट पे टेस्ट कर, प्लांट के ग्रोथ के बारे में जानना है कि कौन सा हार्मोन ज्यादा वर्क करता है ग्रोथ के लिए। तो मान लो कि 5 पॉट उन्होंने प्लांट के लिए लिए, पांचों पॉट में एक ही टाइप के प्लांट है, एक ही टाइप का ग्रोथ है उनका, और सबको सब कुछ दिया है बराबर बराबर मात्रा में।
अब क्या हुआ, 4 प्लांटों को अलग अलग खास न्यूट्रिएंट दिए गए। एक प्लांट को पहला को अगर ए दिया गया, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी हार्मोन दिया गया। और चौथे को क्या किया गया, कुछ भी स्पेशल नहीं दिया गया, ठीक है। जो नॉर्मली दिया जाता था वही दिया गया, सबको जो मिला है नॉर्मल वो उसको ही मिला है, लेकिन जो स्पेशल हार्मोन जो चारों को मिले वो उसको नहीं मिले, और चारों के हार्मोन अलग अलग है, याद रखना। अब क्या है ना कि सबको पानी भी दिया गया, अच्छे से सनलाइट भी दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड उनको अच्छे से मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे ना कि सबको देखेंगे एक टाइम के बाद कि सब में किस तरह का ग्रोथ हुआ, ऑब्जर्व करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्योरी बेसिस पे हम इसका रिजल्ट देंगे, थ्योरी देंगे कि भाई एक जो प्लांट जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था उसके बेसिस पे, उसके आधार पे, उसके रिस्पेक्ट पे बाकी प्लांटों में क्या हुआ है। और इस थ्योरी को हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। एक बार में जो रिजल्ट आता है वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता, आपको एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराना पड़ता है। मान लो अभी कोरोना ही वायरस आया है, तो अगर कोई मेडिसिन एक बार वर्क कर जाएगी तो हम ऐसा नहीं कि उसको दवा मान के सब पेशेंट पे चला देंगे। असल में जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो लोगों पे मास प्रोपोर्शन में होता है, वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। और अगर बहुत अधिक मात्रा में वो काम कर रहा है तभी उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि हाँ वो उस बीमारी का दवा है, उसकी मेडिसिन है। नहीं तो वो फिर काम नहीं करे, वो ट्रायल में ही चलता रहेगा, वो उसका मेडिसिन नहीं कहलाएगा। तभी हम कहते हैं चीजें, बीमारी तो ठीक होता है, एड्स से भी लोग बच जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम कहते हैं ना एड्स की दवा नहीं है, लेकिन एड्स जिसको होता है वो इलाज तो कराते हैं ना, है कि नहीं। तो इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पैसे भी लेते हैं, है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे वो तो ले ही लेगा पैसे, इलाज तो उसका नहीं है, हम तो जानते हैं। लेकिन लोग ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ दवाएं हैं जो वर्क कर जाती हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं, तो उसका वो परफेक्ट मेडिसिन नहीं है। तो आप समझ गए कैसे थ्योरी डेवलप किया जाता है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, और कंपेयर करके हम कैसे किसी हाइपोथेसिस को डेवलप करके एक थ्योरी देते हैं। क्या किया है ना, वेरियस